रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 5। एक बार शान बारबी कुश सिंह राठौर से उनकी कलेक्शन से एक कार मांगी थी, तो उन्होंने ये कहकर उसे मना कर दिया था कि पहले वो इस लायक बने, और उसे बहुत डांटा भी था। सभी घर वालों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी उस दिन। इस गुस्से में शान पूरे एक हफ्ते तक घर नहीं आया था। सानिया ने ये सब शान को गुस्सा दिलाने के लिए कहा था। शान को गुस्सा आए और वो मायरा से कुछ कहे, यही उसका प्लान था। पर उससे उलट शान ने केएसआर की डांट की बजाय खुद को रोक रहा था। लकी, हाँ लकी तो मैं बहुत हूँ, चाहे बात डैड हो, ये इतनी ब्यूटीफुल दादी की या फिर मेरे प्यार की। जब वो अपने प्यार की बात कर रही तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। बेसे लकी सिर्फ मैं नहीं, ये लोग भी है जो इनको मैं मिली हूँ, मायरा अपने आप गुरूर करते हुए बोलती है। वही उसके मुंह से प्यार सुन सानिया का चेहरा काला पड़ गया। क्यों दीदी सही कह रही, हाँ मैं उसकी बात केएसआर बस सर हिला देते हैं। मायरा को अच्छे से पता था सानिया क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे और जलाते बोलती, यू नो व्हाट मिस राठौर, मेरे एक बार कहने दीदी ने जो बुगाती आपने बाहर देखी वो खरीद ली बिना उसके प्राइस की फिक्र करे। आपको पता है उस कार की कीमत क्या है? पूरे 200 करोड़। क्या? अब आगे स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। क्या 200 करोड़? मायरा की चाची गीता जी अपनी आंखें और मुंह बड़ा बड़ा करके बोली। दीपिका जो खाना खा रही थी, मायरा की बात सुन उसका सारा खाना मुंह से बाहर आ गया। ओ, कैसे खाना खाती हो अब, छी। मायरा ने दीपिका को खाना गिराते देख उसे एक घिनौनी डिस्गस्टेड लुक पास किया, जिससे उसे बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वो जल्दी से खुद को साफ करने लगती है। झूठ मत बोलो तुम, इतनी महंगी भी गाड़ी आती है क्या? गीता जी वापस अपने चौंकाने वाले एक्सप्रेशन के साथ मायरा की बात को झुठलाती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा नहीं देखा, पर 200 करोड़ उनके बहुत जाता थे। वो किसी रिच फैमिली से नहीं आती थी, इसलिए वो जानती थी इस पैसे की महत्व क्या होता है। उनकी बात सुन मायरा कहती है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। आखिर फाइनल पेमेंट करने तो यही गए थे ना ऑस्ट्रेलिया। फिर भी यकीन ना आए तो डीडी से पूछ लीजिएगा। मायरा की बात पर गीता जी गौरव की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी, जैसे पूछ रही हूँ कि क्या सच में 200 करोड़ की गाड़ी है वो। उनकी बात समझ गौरव बस हाँ में सिर हिला देता है, यस मॉम कहते हुए। पर वो ये सोच रहा था कि मायरा को ये सब कैसे पता। उसे नहीं पता कि कार मायरा के लिए ली गई है। उसे तो बस उसके बड़े पापा ने पेमेंट करने को बोला, उसने कर दिया था। वहीं मायरा सानिया और शान का चेहरा देखती है, जिसका रंग पीला पड़ चुका था उस कार का अमाउंट सुन। मायरा एक शैतानी मुस्कान के साथ उन दोनों को देखते हुए कहती है, अरे सानिया, शान, तुम दोनों के फेस को क्या हुआ है? तुम खुश लग नहीं हो ये सुनकर कि दीदी ने मुझे मेरे 18वें बर्थडे पर कितना बड़ा गिफ्ट दिया। वैसे तुम लोगों को क्या मिला था तुम्हारे 18वें बर्थडे पर? उसकी बात सुन सानिया और शान जल्दी से अपने चेहरे ठीक करते हैं, जो उनसे सही से हो भी नहीं पा रहा था। फिर सानिया मासूम बनते हुए अपने शब्दों में शहद घोल के कहती है, अरे नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें सच में बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिला है। इतना बोल एक जबरदस्ती की मुस्कान पास करके वो चुप हो जाती है। उससे तो अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। पर तुमने बताया नहीं तुम्हें और तुम्हारे इस भाई को क्या मिला 18वें जन्मदिन पर? वैसे मुझे लगता नहीं कि दीदी तुम अनवांटेड बेकार भाई बहनों पर जरा सा भी टाइम और पैसा बर्बाद करते होंगे, मायरा ने अपनी आंखें घुमाते हुए सानिया से कहा। उसकी बात सुन सानिया कुछ नहीं बोल पाती है। उसने कहाँ सोचा था वो मायरा को नीचा दिखाएगी, पर हो गया उल्टा। अब वो मायरा को कैसे बताए कि उसके और शान के 18वें जन्मदिन पर केएसआर तो कंट्री में ही नहीं थे, किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने बस अपने किसी दूसरे असिस्टेंट से उसे और शान को एक एक शॉपिंग कार्ड भिजवा दिया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी। उस समय तो उन्हें ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा था, पर अब मायरा के गिफ्ट के आगे उनका गिफ्ट तो कुएं में से एक लोटा पानी निकालने जितना भी नहीं है। यही सब शान और सानिया सोच रहे थे और मायरा इन्हें देख तिरछी मुस्कुरा रही थी। घर में सभी लोग समझ रहे थे कि सानिया कुछ क्यों नहीं बोल रही, शायद उसे शर्मिंदगी एम्बैरसिंग महसूस हो रही है। सबको उसके लिए बुरा भी लग रहा था और इस बुरे को 4 चांद लगा रही थी सानिया की मासूमियत से भरी शक्ल। सानिया अपनी मुंह नीचे किए थी, उसकी आंखों में आंसू थे। माही जी जब ये सब और नहीं देख पाती तो वो मायरा को डांटते हुए अपनी सख्त पर कोमल आवाज में कहती हैं, बस करो मायरा, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का?
तुम जब से आए हो मैं देख रही हूँ किसी ना किसी बात पर तुम शान सानिया को नीचा दिखा रही हो। मैंने पहले कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम थोड़ा गुस्सा हो इसलिए ऐसा कर रही हो, पर अब बस। सानिया तुमसे कितनी प्यार से बात कर रही है, वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुम बात बात पर उसकी बेइज्जती कर रही हो और ये क्या शिष्टाचार मैनर्स है तुम्हारे। और तुम अपने बड़ों के नाम कैसे ले सकती हो? भाई बहन है वो तुम्हारे, तुमसे बड़े, तुम नाम क्यों ले रही हो इनके? और तुम अपने डैड की इज्जत भी नहीं करती हो क्या अब बिल्कुल? ये क्या डी लगा रखा है? डैड है वो तुम्हारे, हैव सम रिस्पेक्ट, थोड़ी इज्जत करो। इन्होंने ही तुम्हें ज्यादा छूट दी है इसलिए तुम इतना बिगड़ गई हो। एक दिन नहीं हुआ तुम्हें घर में आए और तुमने ड्रामा करना शुरू कर दिया। अगर यही सब करना है तो तुम यहाँ। वो आगे कुछ और बोलती कि तभी मायरा की ठंडी गुस्से से भरी आवाज सबके कानों में जाती है। जस्ट शट अप मिसेस केएसआर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उसकी आंखें लाल हो गई थीं। जबड़े कस लिए थे उसने जैसे वो खुद को रोक रही हो। उसकी आंखों में अब पहले वाली शरारत मजाक मस्ती नहीं थी, उसकी जगह एक अजीब ही ठंडक ने ले ली थी। वो अपनी उन्हीं आंखों से माही जी को घूर रही थी जो उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन अपनी ही जगह पर कांप गई थी। अब वो चुप हो गई थी, उनकी पलकें हल्की सी भीग गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मायरा ने अभी उन पर चिल्लाया और उससे क्या कहा। मौका देख सानिया अपनी आंखों में आंसू लिए भूले से चेहरे के साथ मायरा को देखते हुए कहती है, मायरा तुम मॉम पर क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज मेरी मॉम पर मत चिल्लाओ। तुम भूल गई क्या, मॉम डर जाती है जब कोई उन पर चिल्लाता है। मॉम तो तुम्हें बस समझाना चाहती थी, उनका इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। फिर भी अगर तुम्हें मॉम की बातों का बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू पोंछकर आगे कहती है, अगर तुम मुझे और शान को भाई बहन कहकर नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम हमारा नाम ले लो, हमें बुरा नहीं लगेगा। बस मॉम से कुछ मत कहो, वो तुम्हारी भी मॉम है। इतना कह सानिया बहुत मासूम सा फेस बना लेती है और तिरछी आंखों से सबको देखती है। माही जी, जिन्होंने खुद को संभाल लिया था, वो सानिया को खुद के लिए रोता देख अपने दिल को मजबूत कर मायरा को देखते हुए गुस्से से कहती है, मायरा, मिसेस केएसआर से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्या तुम ये भी भूल गई हो? और शान सानिया को तुम नाम से नहीं बुलाओगी, समझी तुम? उनकी बात सुन मायरा तिरछी हंसी हंसती है और उसी हंसी के साथ कहती है, माँ। हाँ हाँ हाँ, वाह क्या मजाक है, मेरी एक माँ भी है, मुझे तो नहीं पता था। थैंक यू मिसेस केएसआर, ये बताने के लिए कि मेरी भी कोई माँ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मायरा, माही जी चिल्लाते हुए कहती हैं। उनका चिल्लाना सुन मायरा अपने कान में उंगली डालकर गुस्से में कहती है, बहरी नहीं हूँ मैं जो आप ऐसे चिल्ला रही हैं। सब सुनाई देता है मुझे और दिखाई भी। बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको कि मैंने आपकी इन सौतेली औलादों की बेइज्जती की? तो आता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना आपसे ना आपकी इन सौतेली औलादों से और ना इस घर के लोगों से, सिवाय मेरे दीदी और दादी के। समझी आप? और कान खोल कर सुन लीजिए, ना ही आप मेरी माँ हैं और ना ये दोनों। वो शान और सानिया की तरफ उंगली करते हुए आगे कहती है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है और ना मैं इस घर के लोगों को अपना परिवार मानती हूँ, तो मुझसे इज्जत की उम्मीद तो आप रखिएगा ही मत। और मैं अपने डीडी मतलब देव दादा, उनकी कितनी इज्जत करती हूँ या नहीं, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। आप कोई नहीं है मेरी, कोई भी नहीं। उसकी बात सुन कोई भी उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकता था, पर केएसआर उसकी आंखों में एक गुस्सा के साथ दर्द भी देख सकते थे। फिर वो माही जी की तरफ देखते हैं जिनकी आंखें भी भरी थीं, पर वो उन्हें शांत नहीं कराते क्योंकि शायद ये जरूरी था उनके लिए। माही जी उसकी बात सुन अपनी जगह जम जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। मायरा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम हमें अपना परिवार नहीं मानती? मायरा की बात सुन उसकी बड़ी माँ अपनी सीट से खड़ी होते हुए सख्त आवाज में कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी डम हैं मिसेज राठौर कि आपको मेरी बात का मतलब समझ में ना आया हो। मायरा उनकी बात सुन तंज कसते हुए कहती है, एंजल, आप ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हम जानते हैं आप हम सबसे नाराज हो बच्ची, पर ऐसा मत बोलो। हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं। तुम अपने बड़े पापा से भी नाराज हो क्या? मायरा के बड़े पापा जो मायरा की बात से भावुक इमोशनल हो गए थे, वो मायरा को समझाते हुए बोले,
अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने से ये रिश्ता टूट जाएगा? तुम्हारा माही को माँ ना मानने पर वो तुम्हारी माँ नहीं रहेगी, या परिवार से रिश्ते तोड़ने से ये परिवार तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम चाहे जितने रिश्ते तोड़ो, पर सच को नहीं झुठला सकती कि तुम राठौर परिवार की बेटी हो और हमेशा रहोगी, दीपा जी एक स्मिर्क हंसी के साथ कहती हैं। हाँ, वो मायरा से नाराज थी, पर मायरा घर में सबसे छोटी थी, सबकी लाडली। और नाराजगी के साथ साथ सबके दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं प्यार अभी भी था। उन्हें मायरा का बड़ी माँ की जगह मिसेस राठौर बुलाना अच्छा नहीं लगा, अपना दिल में भारी सा लगा था उन्हें। उनकी बात सुन मायरा हंसने लगती है, जिससे सब उसे देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मायरा हंस क्यों रही है। हंसते हंसते मायरा रुकती है और दीपा जी की तरफ देखते हुए कहती है, राठौर। यस, राठौर, मैं राठौर हूँ, हाँ। और ये बात किस किस को पता है कि मैं राठौर हूँ? उसकी बात सुन सब कंफ्यूज हो जाते हैं। दादाजी मायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मायरा, साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाहती हैं? उनकी बात सुन मायरा एक नज़र सबको देखती है और अपनी आवाज़ में एक कड़वाहट लाके कहती है, साफ साफ। हम तो सुनिए, किसी को नहीं पता कि कुश सिंह राठौर और माही सिंह की कोई बच्ची भी है। क्या आपने कभी किसी को बताया कि आपकी 2 नहीं 3 पोतियां हैं? बोलिए, वो अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये बात कभी किसी ने किसी को बताई कि इस घर की एक छोटी बेटी भी है जो सबसे छोटी है, जिसे हमने बचपन में ही घर से बाहर निकाल के फेंक दिया था? बोलिए, चुप क्यों हैं आप सब? दीदी, दादी का समझ आ रहा है, आता। उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें मेरी सुरक्षा, सेफ्टी की फिक्र थी। पर आप सबका क्या? बोलिए मिसेस राठौर, अभी तो बहुत परिवार का ज्ञान दे रही थी आप। क्या आपने कभी मेरा जिक्र तक किया है कभी किसी के सामने? मायरा अपनी बड़ी माँ को देखते हुए बोलती है, पर उसकी बात सुन सबके मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं और सिर नीचे झुक जाते हैं। अब किसी के पास बोलने को जैसे कुछ बचा ही ना हो। बात को हाथ से जाता देख सानिया रोते हुए बीच में कहती है, ऐसा नहीं है मायरा, जैसा तुम सोच रही हो। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें मेरी और शान की थोड़ी ज्यादा फिक्र है, इसलिए किसी ने कभी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि लोग हमें बुली करेंगे, सौतेला बोल के चिढ़ाएंगे, बस इसीलिए। प्लीज किसी को कुछ मत बोलो। मैं माफी। वो अभी बोल ही रही थी कि मायरा उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ओह जस्ट शट अप। मैंने तुमसे कुछ पूछा, मैं तुमसे कुछ बोली, मैं तो इन लोगों से बात कर रही थी। तो तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? आइंदा से अगर मेरी बात के बीच में बोली ना तो बचोगी नहीं। मायरा सानिया को इतना कह अपनी हरी आंखों से, जो अब गुस्से में लाल हो गई थी, घूरते हुए कहती है। बेचारी सानिया उसकी आंखें देख कांप जाती है अपनी जगह खड़े खड़े ही। फिर खुद को नॉर्मल कर सबकी तरफ देखती है, जो कहीं ना कहीं मायरा की बात से थोड़ा सा सही और ग्लानि गिल्ट में जा रहे थे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। मायरा फिर सबको गुस्से में देखते हुए कहती है, पूरी दुनिया को यही गलतफहमी है कि इस राठौर की सिर्फ 2 ही पोतियां हैं। क्या आप में से किसी ने कभी लोगों की ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश की? बोलिए, नहीं की। सही कहा ना मैंने? उसकी बात सुन सबको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उन लोगों की भी गलती है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। मायरा सबको एक नज़र देखती है और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहती है, मेरा पेट भर गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना बोल वो गुस्से में सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। मायरा गुस्से में सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी, हर एक कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी शान की तीखी आवाज़ उसके कानों से मिल जाती है, जो उससे कह रहा था, ऊपर कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनते ही मायरा के बढ़ते कदम वहीं थम जाते हैं। वह पलटते हुए गुस्से से शान को घूर कर देखती है। उसका पारा अब बिल्कुल आसमान छू गया था। शान की बात का जवाब देते हुए वो कहती, अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर तंज कसते हुए आगे कहती, कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सुनने में भी दिक्कत है मिस्टर शान। इतना कहकर मायरा तिरछा मुस्कुरा देती है। मायरा की इस बात पर शान अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमा गया था, लेकिन वो खुद को शांत कर और एक शातिर मुस्कान के साथ मायरा को जवाब देता है, मेरे कान तो बिल्कुल ठीक हैं, पर शायद तुम्हारे दिमाग की चोट कुछ ज्यादा ही गहरी है, जिसकी वजह से तुम ये भी भूल गई हो कि तुम्हारा कमरा ऊपर नहीं, यहाँ नीचे है। मॉम ने तुम्हारा कमरा सानिया को दे दिया था, याद आया?
और तुम्हें सज़ा पनिशमेंट के तौर पर यह नीचे वाला कमरा दिया था। सबका खाना हो गया था, सब लोग लिविंग रूम में आ चुके थे और यह सब कुछ देख रहे थे। माहौल काफ़ी टेंस आ गया था। शान की बात सुनते ही मायरा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसने बहुत तेज़ी से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। पहले उसने शान को घूर कर देखा, फिर उसकी नज़र माहीजी पर जा टिकी। पहले उसने इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं किया था, लेकिन अब शान की इस बात ने उसे सब कुछ याद दिला दिया। कैसे पहली वाली मायरा को शान और सानिया ने मिलकर फंसाया, ट्रैप था और शान उसके हाथों सानिया के कमरे में पटाखे रखवा दिए थे। तब वो सिर्फ 5-6 साल की थी और इतनी मासूम थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रही है। 10 साल के शान ने उससे कहा कि अगर वो ये पटाखे सानिया के कमरे में बिना किसी को बताए रख देगी तो वो उसके साथ खेलेगा। मासूम मायरा ने वैसा ही किया, लेकिन घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। मौका देख शान ने चुपके से उन पटाखों में आग लगा दी और सानिया को पहले ही उस कमरे से बाहर आने के लिए कह दिया था। पटाखे जलने की वजह से सानिया का पूरा कमरा बर्बाद हो गया और इसका इल्जाम मायरा पर लगा दिया गया। जब उससे सबने पूछा कि पटाखे उसने रखे थे तो उसने हाँ कर दिया। नौकरानी ने भी बता दिया कि उसने खुद मायरा को पटाखे रखते हुए देखा था। इसी वजह से माही जी ने गुस्से में आकर मायरा को बहुत डांटा और मायरा का कमरा सानिया को दे दिया और उसे दूसरा कमरा मिला। बेचारी मायरा ने कहा भी कि आग उसने नहीं लगाई, लेकिन सबको लगा कि वो झूठ बोल रही है। सबको लगा कि उसने जलन में ये सब किया है क्योंकि माही जी उस पर कम ध्यान देती थी शान और सानिया की वजह से। माही जी ने उसकी एक न सुनी। जानकी जी ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माही जी ने सबसे कह दिया कि अगर गलती की सज़ा नहीं मिलेगी तो वो अपनी गलती फिर दोहराएगी। और वो उसकी माँ है और अच्छे से जानती है कि उनकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। सानिया को शुरू से ही मायरा का कमरा चाहिए था। ऐसा नहीं था कि उसका खुद का कमरा मायरा के कमरे से कम अच्छा था, पर कुछ लोगों को दूसरों की चीज़ें लेने की आदत होती है। यह आदत सानिया में भी थी। उसने शान की मदद से मायरा को फंसाया और उससे उसका कमरा ले लिया। बाद में वह एक भोली भाली विक्टिम बन गई। सानिया ने देखा कि मायरा कैसे गुस्से में शान को घूर रही है। उसे डर लगा कि कहीं मायरा गुस्से में आकर सबको यह न बता दे कि वो पटाखे शान ने उसे रखने को कहा था। अगर ऐसा हुआ तो वो और शान दोनों फंस जाएंगे और शायद उसका कमरा भी छिन जाए, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से शान के पास जाकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, शान, बस करो। क्या बोले जा रहे हो तुम? फिर मायरा की तरफ देखकर उसने भोला और थोड़ा डरा हुआ चेहरा बनाते हुए कहा, मायरा, शान के कहने का वो मतलब नहीं था। वो तो बस बता रहा था कि तुम्हारा कमरा नीचे है और कुछ नहीं। अगर तुम मेरे कमरे में जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कमरा शेयर भी कर लूंगी, बस तुम मुझे और शान को कुछ मत करना। प्लस उसके चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे कि वो सबको बता रही हो कि उसे मायरा से कितना डर लगता है, लेकिन फिर भी वो समझौता करने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनकर गीता जी बोली, सानिया बेटा, तुम इससे इतना डर क्यों रही हो? हम सब हैं यहाँ और हमारे होते हुए ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इस लड़की के साथ कमरा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसका कमरा है ये उसी में रहेगी और अगर वहाँ नहीं रहना तो इस घर में कमरों की कमी नहीं है। क्यों सही कहा ना मैंने, माही दीदी? इतना कहकर गीता जी माही जी की तरफ देखती हैं। माही जी जो पहले से ही मायरा की बातों से बहुत हट थी, उनके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी, पर उन्होंने खुद को संभाल रखा था। वह एक बार मायरा को देखती हैं, जो बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसके चेहरे और आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, जिसे देखकर माही जी को और भी बुरा लग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी बदल जाएगी। माही जी गीता की तरफ देखकर कहती हैं, सानिया, तुम्हें मायरा के साथ कमरा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस कमरे में सिर्फ तुम ही रहोगी, वो कमरा अब तुम्हारा है। और मायरा उस कमरे को छोड़कर जिस कमरे में रहना चाहे वहाँ रह सकती है। उनकी बात सुनकर सानिया के चेहरे पर एक राहत आ जाती है कि अब उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा और माही जी अभी भी उसकी तरफ हैं। अगर माही जी उसकी तरफ है तो मायरा उससे कभी नहीं जीत सकती, यही सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मायरा जो अब तक चौथी सीढ़ी पर खड़ी सबकी बकवास सुन रही थी, माही जी की बात सुनकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है और माही जी के सामने खड़ी हो जाती है। फिर उनकी आंखों में देखते हुए बोलती है, हम
क्या कहा आपने मिसेस कैसार कि मैं किसी भी कमरे में रह सकती हूँ, बस सानिया उर्फ आपकी प्यारी सौतेली बेटी के कमरे को छोड़कर, जबकि वो कमरा उसका नहीं मेरा है, जिसे आपने मुझसे छीनकर उसे दे दिया। क्यों? सही कहा ना मैंने? ये सब वो माही जी की आंखों में देखकर बिल्कुल सख्त आवाज में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर माही जी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, छीना नहीं था, आपने गलती की थी, आपने सानिया के कमरे में पटाखे जलाए थे जिससे उसका पूरा कमरा खराब हो गया। उसे चोट भी लग सकती थी, आपकी वजह से उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा और वो कितना डर गई थी, पता भी है आपको। इसी वजह से वो आपसे भी डरने लगी थी। ओह, तो आपके कहने का मतलब है कि 4-5 साल की लड़की ने किसी के कमरे में पटाखे रखे और उसे जला के वहां के बहा से भाग गई, और उन पटाखों के जलने से पूरा कमरा बर्बाद हो गया और आपकी प्यारी सानिया को चोट भी आ सकती थी। यही कहा ना आपने? मायरा ने उनसे व्यंग्यपूर्ण सैकरेटिक लहजे में सवाल किया। उसका सवाल सुनकर माही जी ने हाँ में सिर हिला दिया। मायरा उसी व्यंग्यात्मक सार्कास्टिक भाव के साथ आगे कहती है, तो क्या आपकी प्यारी सानिया को कोई चोट आई थी? मायरा ये सवाल दीपा जी से करती है, जिस पर वो भी ना में सिर हिलाकर कहती है, चोट नहीं आई थी, क्योंकि शान ने उसे किसी काम से पहले ही बाहर बुला लिया था, पर वह बहुत डर गई थी तुम्हारी वजह से। उनकी बात सुनकर मायरा थोड़ा पीछे होकर सीढ़ियों से टेक लगाकर आराम से खड़ी हो जाती है। फिर सबको देखकर कहती है, अच्छा, डर गई थी। ओह, सो सैड। वैसे यह एक अच्छा इत्तेफाक नहीं था कि वो पटाखे जलने से कुछ देर पहले शान सानिया को कमरे के बाहर बुला लेता है। केयरिंग ब्रदर। वैसे क्या किसी ने ये सोचा कि वो पटाखे मेरे पास आए कहाँ से थे? न मैं घर से बाहर जाती थी, न मैं किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलती थी, न मैंने किसी नौकर से पटाखे मंगवाए। तो क्या वो पटाखे आसमान से टपके थे मेरे पास? फिर वो सबको देखकर आगे कहती है, क्या किसी ने मुझे उन पटाखों में आग लगाते हुए देखा था, या वो आग भी खुद ब खुद लग गई थी, जैसे पटाखे आसमान से गिरे थे? इतना बोलकर वह हंस देती है, पर उसकी बातों में छुपा कटाक्ष सब समझ रहे थे। मायरा की बात सुनकर पता नहीं क्यों, पर सबको कुछ अजीब लगा। सब सोच में पड़ गया, मायरा की बात तो सही ही उसके पास पटके आए कहाँ से? सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर जिन्हें पहले से ही सब पता था, केएसआर और वह अनजान शख्स दीपिका, जिसे अभी तक जाता कुछ समय नहीं आ रहा था। वो मायरा को गुस्से से देखते हुए कहती है, ये बातों को गोल गोल घुमाकर तुम कहना क्या चाहती हो? कि तुम बेगुनाह हो और वो पटाखे शान ने तुम्हें दिए और फिर सबसे छुपकर उसी ने उसमें आग भी लगाए और सानिया को कमरे से बाहर निकालकर सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। यही कहना चाहती हो तुम? तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक नौकरानी ने तुम्हें खुद देखा था सानिया के कमरे में पटाखे रखते हुए, इसलिए तुम्हारी कोई भी झूठी बात यहाँ नहीं चलेगी, समझी तुम? इतना बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी बात सुनकर घर के सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है। सब कुछ सोच रहे थे, वहीं शान और सानिया की हथेलियां गीली हो गईं। वे दोनों ही घूरकर दीपिका को देख रहे थे। दीपिका की बात सुनकर मायरा की तिरछी मुस्कान और भी बड़ी हो गई और वो दीपिका की तरफ देखते हुए बोली, मिस राठौर, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी समझदार हैं। जो बात यहाँ किसी को समझ नहीं आई, आपने वो बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लिया। जितनी आप दिखती नहीं, उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं आप। दीपिका को समझ नहीं आता कि यह तारीफ थी या बुराई। वह उलझन भरी नजरों से मायरा को देखने लगी, जो अब शान के सामने खड़ी थी। वही मायरा शान के सामने खड़ी होकर अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए उससे सवाल करती है, क्या कहा था अभी तुमने कि मेरे दिमाग में गहरी चोट लगी है? हम तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो तुम्हें याद होगा, कैसे तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं पटाखे तुम्हारी बहन के कमरे में रखती हूँ तो तुम मेरे साथ खेलोगे, याद है? क्या 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 बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, शान हकलाते हुए बोला। मायरा उसकी बात को अनदेखा करते हुए आगे कहती है, जब मैं पटाखे कमरे में रख आई तो तुमने खिड़की के पीछे जाकर कैसे लाइटर जलाकर अपनी बहन के कमरे में फेंक दिया। जल्दी से सानिया को कमरे के बाहर निकाल लिया था और फिर सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था, अब याद आया? या अभी भी नहीं? शान मायरा की बात सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसने एक बार सब लोगों को देखा, जो उसे ही अपनी हैरान और गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। सबको देखकर वह हड़बड़ाते हुए बोला, क्या पागल हो गई हो तुम? मैंने ऐसा नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। तुम मुझसे जलती हो, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मॉम,
मैंने कुछ नहीं किया, डैड। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ बोल रही है। शान और मायरा की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। तभी वीर सिंह राठौर केएसआर का बड़ा बेटा एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ मायरा को देखते हुए बोलता है, बस करो मायरा, शान ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता, पर उस समय वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था। इसलिए प्लीज खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए शान को बीच में घसीटना बंद करो। मायरा उसकी बात सुनकर उसे घूर के देखते हुए बोलती है, अच्छा, मैं 6 साल की होने के बाद भी ये कर सकती हूँ, पर वो 10 साल का होने के बाद भी नहीं कर सकता। वाह, आखिर दिखाई दिया ना आपने कि सौतेला सौतेला ही होता है। वो आपका सगा भाई है, इसलिए उसकी 100 गलतियों के बाद भी आपको वही सही लगेगा, मिस्टर राठौर। मायरा की सौतेला वाली बात सुनकर वीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। वो मायरा से नाराज था, पर उसे सौतेला नहीं मानता था। आखिर वो भी उसकी बहन थी, उसके डैड की बेटी थी। वह उसे समझाते हुए बोला, देखो एंजल, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मायरा बोली, डोंट कॉल मी एंजल। मुझे एंगल मत बुलाओ। आई एम नॉट योर एंजल। मैं आपकी एंगल नहीं हूँ। आई एम नॉट एनीवन टू यू। मैं आपकी कुछ भी नहीं हूँ। और फिर बोली, और सबूत चाहिए न आपको, तो मैं देती हूँ सबूत। इतना बोलकर मायरा एक पल के लिए अपनी आंखें केएसआर से मिलाती है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि केएसआर सब जानते हैं और उनके पास सबूत भी होगा। और केएसआर मायरा को देखकर अपनी पलकें झपका देते हैं। किसी के देखने से पहले ही दोनों अपनी नजरें हटा लेते हैं। ठीक 1 मिनट के अंदर ही एक साथ सभी के फोन बीप करने लगे। हर किसी ने अपना फोन देखा। स्क्रीन पर 2 वीडियो चल रहे थे। एक वीडियो में शान मायरा को पटाखा दे रहा था और दूसरे वीडियो में वह एक लाइटर जलाकर सानिया के कमरे में फेंक रहा था। पर नियति का खेल कहो या सानिया की किस्मत, वो इन दोनों ही वीडियो में कहीं नजर नहीं आ रही थी। सबकी निगाहें फोन पर टिकी थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। सब चौंक कर आवाज की तरफ देखते हैं। गुस्से में वीर ने शान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी 5 उंगलियों के निशान शान के गाल पर साफ छप गए थे। कुछ लोगों को ये डाउट है कि जब मायरा के पापा को सब पता था, तो उन्होंने सच सामने क्यों नहीं लाया। यही ना, तो सुनो दोस्तों, ये कहानी मायरा की है, केएसआर की नहीं। केएसआर इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार है, जो अपनी बेटी की मदद करता है, पर वह खुद हर समस्या हल नहीं कर सकता। उन्होंने बचपन से मायरा से कहा था, तुम अपने लिए स्टैंड लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मायरा अपने लिए स्टैंड लेती और यह बात सबके सामने करती तो वह उसकी मदद करते, जैसे उन्होंने माया की थी, समझे। लेकिन जैसे जैसे मायरा बड़ी हुई, तो उन्होंने उससे उम्मीदें छोड़ दी कि वह कभी मजबूत बन पाएगी। तो उन्होंने उसे घर से दूर भेजने वाले फैसले में कुछ नहीं बोला और मायरा को यहाँ से दूर भेज दिया, जिससे उसे और कोई दिक्कत न हो। ठीक है। वीर का हाथ तेजी से उठा और उसने शान के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। ये सब क्या है, शान? वीर ने शान से सवाल किया। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इसका अंजाम क्या हो सकता था? शान चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में डर तो था, पर पछतावा नहीं। उसे शान हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और सबको इस बारे में पता चल जाएगा। पर उसे खुद को इस स्थिति से कैसे भी बचाना था। वीर ने फिर कहा, तुम्हारी वजह से मायरा को कितना दुख हर्ट हुआ है। उस बेचारी छोटी बच्ची को, जिसने कुछ नहीं किया, उसे सबकी डांट सुननी पड़ी, सजा मिली, और तुम बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? शान ने वीर की बात की सुन एक बार अपनी आंखें उठाईं और सानिया की तरफ देखा मदद के लिए। सानिया खुद हैरान और गुस्से में थी। वह इस सब का जिम्मेदार मायरा को मान रही थी, लेकिन वह शान से ज्यादा शातिर थी। उसने अपने दिमाग से काम लिया और कुछ ऐसा सोचा जिससे शान इस मुसीबत से निकल सके। उसने धीरे से शान को कुछ इशारा किया। यह एक ऐसा इशारा था जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। एक ऐसी चाल जिससे वो बच सकते थे। शांत खड़े शान को कुछ भी न बोलते देख वीर का गुस्सा और भी बढ़ गया।
वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अब कुछ बोलोगे या फिर नहीं? वही शांत सानिया का इशारा समझ अपनी आंखों में अचानक आंसू लाकर वीर की आंखों में देखते हुए धीमी और कांपती हुई आवाज में बोलता है, सॉरी भाई, वो मैं डर गया था। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक प्रैंक किया था। मुझे सच में नहीं पता था कि सानिया का पूरा कमरा खराब हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी भाई। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों से आंसू झरझर कर नीचे गिरने लगे। उसकी आवाज और भी धीमी होती गई, मानो उसके शब्द गले में अटक रहे हों। तो तुमने ये सब तब क्यों नहीं बताया था, जब मायरा को मही डांट रही थी? उसकी बात सुन जानकी जी गुस्से में उसे देखते हुए बोलती हैं। सभी घरवाले शान की यह बात सुनकर बहुत गुस्से में थे। हर किसी को मायरा के लिए बुरा लग रहा था। शान ने अपने आंसू पोंछे और सिर नीचे किए ही बोला, मुझे लगा अगर मैं बता दूंगा तो सब मुझ पर मायरा से ज्यादा गुस्सा करेंगे। मॉम, डैड भी उससे ज्यादा प्यार करते हैं, आप भी सबसे ज्यादा मायरा से ही प्यार करती हैं। वह आगे कहता है, मेरे पास मेरी माँ भी नहीं है और मॉम मेरी सौतेली माँ है। अगर उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया तो। उसकी आवाज में एक उदासी और डर था, इसलिए मैं बहुत डर गया था। अगर सच जानने के बाद आप लोग मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस इसीलिए मैंने यह बात नहीं बताई। मायरा छोटी है, उसे कम सजा मिलेगी मगर मुझे नहीं। उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आए। मुझे पता है कि आप लोग मेरी मॉम को पसंद नहीं करते थे, तो कहीं आप मुझसे भी। वह इतना कहते ही चुप हो गया। फिर थोड़ा रुका। एक बार उसने सबको देखा कि उसकी बातों का असर हो रहा है या नहीं। फिर आगे बोला, सॉरी दादी और मॉम, मैं बताना चाहता था बाद में, पर मुझे लगा कहीं आप सब मेरी मॉम की तरह मुझसे भी नफरत न करने लगे, मुझे झूठा न समझे, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं कुछ बताने की। शान की बातों ने सभी को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में डर और अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। आई एम सॉरी मॉम, मेरी वजह से अपने मायरा को डांटा। इतना कहते ही शान रोने लगता है। सानिया जल्दी से आगे बढ़ उसे गले लगा लेती है। घर के बाकी सदस्य दादी, केसर और गौतम को छोड़कर, जो अब तक गुस्से में थे, उन सब का गुस्सा शान की इतनी भावुक इमोशनल स्पीच बातों को सुनकर पिघल गया था। उनके मन का गुस्सा अब दया में बदल चुका था। पर जैसे ही माही जी ने ये सब सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू शान के लिए नहीं थे, बल्कि मायरा के लिए थे। उन्होंने मासूम मायरा पर इतना गुस्सा किया और उसकी बात तक नहीं सुनी। ये सोचकर माही जी का दिल बैठ सा गया। सानिया ने धीरे से, सबकी नजरों से बचकर, शान के कान में फुसफुसाती है, वाह, बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बहुत अच्छे से सिचुएशन संभाली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और भाई के गुस्से से तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाता। शान ने भी धीरे से, बिना किसी को एहसास होने दिए, जवाब दिया, इतनी आसानी से नहीं। और उस मायरा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कहते हुए उन दोनों की आंखों में एक शातिर चमक थी। तभी गीता जी आगे आते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुमसे गलती हो गई, हम समझ रहे हैं। और वैसे भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो तुम शांत हो जाओ। इतना कहकर वह उसके कंधे पर हाथ रखती है और आगे कहती है, हमें नहीं पता था कि तुम हम सबके बारे में ऐसा सोचते हो। और तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारी माँ से नफरत करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी माँ तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। और माही दीदी, वह तो तुम्हें अपने खुद के बच्चों जैसा प्यार करती है। इसलिए आगे ऐसा कभी अपने दिमाग में मत लाना कि हम तुमसे नफरत करते हैं या तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। दीपा जी भी आगे बढ़कर शान के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत करते हुए कोमल आवाज में बोलती है, हाँ शान, अब चुप हो जाओ। तुम्हें बताना चाहिए था बेटा कि गलती तुम्हारी थी, ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए था। उनकी आवाज में ममता और थोड़ी नाराजगी दोनों थी। हम सब तुम्हें और मायरा को बराबर ही प्यार करते हैं, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम मायरा से माफी मांग लो और इस बात को यहीं खत्म करो, ठीक है? वही दादी तो बेहद गुस्से में थीं। उन्हें ये सब नाटक लग रहा था, मगरमच्छ के आंसू। और करती थी वह कविता, शान, सानिया और वीर की माँ से नफरत। ऐसी औरत से नफरत करनी भी चाहिए। जैसी माँ वैसे बच्चे, मन ही मन वह यही सोच रही थी। शान की वजह से उनकी मासूम सी बच्ची मायरा को कितना दुख हुआ था। उन्होंने और कुश ने कैसे कैसे करके उसे शांत कराया था। अगर उस राज तक पहुंचना ना होता तो कब का वह इन दोनों को घर से बाहर निकाल देती।
वीर अपनी माँ के जिक्र से चुप हो गया था। उसे पता था कि उसकी माँ इतनी अच्छी औरत नहीं थी, पर वह ये बात शान और सानिया को नहीं बता सकता था कि सब उसकी माँ से क्यों नफरत करते थे। पूरी बात तो उसे भी नहीं पता थी, पर कुछ बातें वह जानता था। पर उसे मायरा के लिए बुरा लग रहा था। उसके भाई की वजह से मायरा को दुख हुआ। वही माफी का जिक्र सुनकर शान के जबड़े कस गए। माफी, और वो भी मायरा से? कभी नहीं। पर सानिया ने उसका हाथ जोर से दबाया, जैसे कह रही हो कि अभी मौके की नज़ाकत समझो और माफी मांग लो। इसे बाद में सबक सिखाएंगे। न चाहते हुए भी शान मायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। सानिया भी उसके साथ थी। शान ने एक नज़र सबको देखा तो सब उसी को देख रहे थे। फिर उसने अपनी मुट्ठियां कसी और मायरा की तरफ देखते हुए बेमन से कहा, आई एम सॉरी। मायरा शान की सॉरी सुनकर उसे एक नज़र देखती है, फिर सबको देखते हुए अपनी सख्त आवाज में एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहती है, वैसे मानना पड़ेगा इस घर के लोगों के दोहरे मापदंड को, डबल स्टैंडर्ड्स। मेरी गलती पर मुझे सजा मिली। मुझे अपना कमरा किसी और को देकर उस कमरे में रहना पड़ा और इस नालायक ने गलती की तो बस सॉरी। वाह, क्या परिवार है। इंटरेस्टिंग। उसकी वाक्य में एक कटाक्ष था जो सबको शर्मिंदा करने के लिए काफी था। मायरा की बात सुनकर वीर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है मायरा। शान को भी उसकी गलती की सजा मिलेगी। वीर का अपनी माँ कविता के बारे में क्या मानना था, और वह इस बात को शान और सानिया से क्यों छिपा रहा था कि सब उनसे नफरत करते थे। शान की मासूमियत और डर का ड्रामा क्या पूरी तरह से उसकी अपनी सोच का नतीजा था, या इसमें सानिया की शातिर चाल का भी हाथ था? क्यों सानिया ने शान का साथ दिया? क्या शान मायरा को फंसा पाएगा, और क्या वो सच जान पाएगी दादी जिसमें लिए जेल रही है वो दोनों भाई बहन को? अब शान और सानिया मिलकर क्या नई चाल चलेंगे? कैसे बचेगी मायरा उनके वार से?